हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीतिक चिंतक वाले इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विभिन्न विचारों पर। जो भी इन्होंने अपने जीवन काल में राजनीति के अंतर्गत जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सभी विचारों को संपूर्ण अध्ययन के रूप में दोस्तों आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे फिर वो सामाजिक विचार हो, राजनीतिक विचार हो, राष्ट्र संबंधी विचार हो, महिला उद्धार को लेकर के विचार हो या समाजवाद को लेकर विचार हो, संपूर्ण विचारों को आज के इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर चर्चा करें तो एग्जाम में भी इस टॉपिक से संबंधित एक सेपरेट क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जिस एग्जाम में भी भारतीय राजनीतिक चिंतक की बात होती है, वहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न सेपरेट रूप में देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। इसी कारण से इस सेशन को लेकर के थोड़ा सा विचार करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में समझने का, डिटेल के साथ साथ व्यवहारिक रूप से समझने का इसे प्रयास करेंगे। आज के सेशन जो है दोस्तों, ये 4th यूनिट का थर्ड टॉपिक होने जा रहा है। 4th यूनिट का थर्ड टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सभी सेशन हमारे क्रम अनुसार 1 by 1 अर्थात कि टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें हमने एमएन राम मनोहर लोहिया, माफ कीजिएगा, सेकंड टॉपिक दोस्तों आज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लास में होगा जयप्रकाश नारायण पर। आज ये सेकंड टॉपिक होने जा रहा है 4th यूनिट का राम मनोहर लोहिया पर। इससे पहले एमएन राय को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक सभी जितने भी दार्शनिक रहे हैं उन सभी पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि आज के सेशन में हमें विशेष रूप से किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। तो राम मनोहर लोहिया के दो विशेष तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जाति प्रथा के ये विरोधी थे, स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक। तो ये दो मेन फैक्ट थे इनके। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि ये आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं सेशन आज का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो दोस्तों इनको एक समाज सुधार के रूप में भी इनको देखा जाता है। राजनीति से अधिक इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो राजनीतिक क्षेत्र से अधिक इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अधिक अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि ये सबसे पहले राजनीति में सुधार से पहले ये समाज में सुधार चाहते थे, है ना, समाज में सुधार चाहते थे। और इसी क्रम में ये गांधी जी के गांधीवाद और कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। लेकिन प्रभावित तो थे, परंतु फिर भी ये जो है गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों को अधूरा मानते थे। अर्थात कि ये अपने अध्ययन में इनको एक्सेप्ट तो करते थे, लेकिन इनका जो अध्ययन रहा है कौन सा, गांधीवाद और मार्क्सवाद का जो अध्ययन रहा है, ये इसको पूर्ण नहीं मानते थे। और इसी कारण से ये गांधीवाद को एकांकी बोलते थे। गांधीवाद को क्या बोलते थे दोस्तों? एकांकी बोलते। गांधीवाद को अधूरा और मार्क्सवाद को एकांकी बोला करते थे। तो इस क्रम में लोहिया के किस प्रकार के विचार रहे हैं, उन विचारों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाति विरोधी भावना को समाप्त करने के जो इनके विचार थे उसको पहले क्रम में देखने वाले हैं। तो जाति प्रथा विरोधी क्या था, तो इनका देखिए व्यवहारिक रूप से सुनते चलिए, बाकी तो ये टॉपिक अपने आप हो जाएगा, इजी लैंग्वेज में है। इनका मानना यह था कि भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है ये आजकल की देन नहीं है, या कहें कि आधुनिक समय की देन नहीं है, बल्कि ये प्राचीन समय से भारतीय समाज की जड़ों में समा चुकी है। तो जो जड़ों में जो बुराई समा चुकी है उसको अगर जड़ से समाप्त करना है तो उसे ऐसा नहीं कि कुछ समय लेकर ही या कुछ समय में या कुछ प्रयासों के माध्यम से ही समाप्त किया जा सके, बल्कि इसको अगर जड़ से समाप्त करना है तो इसके लिए समय भी बहुत लंबा लगेगा। तो इस प्रकार से ये इनका मानना ये था, लोहिया का मानना ये था कि भारतीय समाज में जो बुराई जड़ों में व्याप्त हो चुकी है, जो समा चुकी है, उसको जड़ से समाप्त करना आज संभव नहीं है। और हालांकि समाज सुधार को लेकर के जितने भी प्रयास आज तक हुए हैं वो प्रयास पूर्ण नहीं थे। वो किस प्रकार से पूर्ण नहीं थे और इनके अनुसार कब वो विचार पूर्ण होते या वो प्रयास कब पूर्ण होते, वो विचार भी हम इसमें आगे देखने वाले हैं। तो राम मनोहर लोहिया जो है समाज में जाति प्रथा थी, जाति प्रथा के ये कट्टर विरोधी हुआ करते थे। ये कट्टर विरोधी थे जाति प्रथा के। उनका मानना था कि भारत में समाज सुधार पर अगर कभी विचार हो, या फिर ऐसा मानिए कि अगर भारत में जाति प्रथा या समाज सुधार को लेकर के अगर किसी प्रकार के प्रयास किए जाने हो तो सबसे पहले जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रयास करना चाहिए।
अगर समाज से जब तक समाज से जाति प्रथा समाप्त नहीं होती है तब तक समाज में किसी भी प्रकार से सुधार करना संभव नहीं है ना। तो क्योंकि जाति प्रथा भारतीय समाज में बहुत गहरे स्तर तक समाई हुई है। उनका मानना था कि जाति प्रथा जो भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही है उसे कुछ वर्षों में समाप्त करना संभव नहीं है। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अभी तक जितने भी सिद्धांत लाए गए हैं वो एक प्रकार की जाति को समाप्त करके और दूसरी जाति डेवलप करने वाले सिद्धांत थे। मतलब यहां पर इनका स्पष्ट मानना था कि अभी तक जाति प्रथा को समाप्त करने के जितने भी अभी प्रयास हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए हैं कि जो जाति प्रथा है या कहें कि जो समाज है उस समाज का सुधार करके उसी समाज को व्यवस्थित रूप दे दिया जाए, ऐसे प्रयास नहीं थे। बल्कि वो प्रयास ऐसे थे कि अगर एक समाज में सुधार किए जा रहे हैं तो उस समाज को समाप्त करके और नई समाज उसके स्थान पर लेकर आना, है ना। इस प्रकार के सिद्धांत उस समय अपनाए जा रहे थे। वो संभव था। हमने ये भी देखा था प्राचीन काल के इतिहास को जब हम अध्ययन कर रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि विभिन्न कुछ दार्शनिक थे या कुछ ऐसे धर्म प्रचारक भी थे जो कि एक धर्म की बुराइयों को दिखा करके अपने धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्हीं सब अध्ययनों को देखते हुए ही लोहिया का विचार यही था कि अभी तक जाति समाज में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक नाम मात्र के प्रयास है, बल्कि एक समाज को समाप्त करके दूसरी समाज की स्थापना करने के प्रयास हो रहे हैं, केवल गांधी जी के प्रयासों को छोड़ करके। मात्र उस समय में गांधी जी ने ही समाज सुधार को लेकर ऐसे प्रयास किए थे जो समाज जो थी उसी समाज की बुराइयों को समाप्त करके उस समाज का उद्धार करने के प्रयास, गांधी जी के प्रयासों को छोड़ करके बाकी सारे प्रयास जो है एक समाज को समाप्त करके दूसरी समाज स्थापित करने के प्रयास हो रहे थे। क्लियर है? तो इसको लेकर के अर्थात कि समाज की जो बुराइयां थी या कहें कि समाज में जो रूढ़ियां व्याप्त थी उनको समाप्त करने के लिए लोहिया ने किस किस प्रकार के अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं जिससे कि समाज की बुराइयों को समाप्त किया जा सके। तो उनका स्पष्ट मानना था, उन्होंने कुछ विचार भी प्रस्तुत किए। 4 प्रकार के विशेष विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे समाज में सुधार हेतु। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा पर हजारों वर्षों से लगातार हमले होते रहे हैं, लगातार हमले होते रहे हैं, मतलब कि समाज में सुधार के लिए हजारों वर्षों से प्रयास किए जाते रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं जाति प्रथा को समाप्त करने के, जितने भी अभी तक प्रयास हुए हैं वो डेढ़मुखी हुए हैं। कौन से हुए? डेढ़मुखी हुए। मतलब कि एक धार्मिक, एक कंप्लीट धार्मिक और आधा सामाजिक। मतलब इसका यह हुआ कि धर्म जाति, देखिए जाति प्रथा में बुराइयां कब आती है? जब धर्म में बुराइयां आती हैं, है ना। जब धर्म में बुराइयां आती है तभी एक जो समाज होती है, समाज की बुराइयां और अपना भयानक रूप लेना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंकिंग होती है, कनेक्टेड होती है। तो इसी कारण से समाज में सुधार करने के लिए कुछ दार्शनिकों ने धर्म में सुधार करना प्रारंभ किया और कुछ दार्शनिक थे जो समाज में सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी क्रम में यहां पर लोहिया का मानना था कि उस समय समाज में सुधार के लिए कई हजारों प्रयास हुए हैं, हजारों लोगों ने प्रयास किए हैं। उसमें से धार्मिक प्रयास तो ठीक है कि एक पूरी तरह से धार्मिक प्रयास किया गया कि धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया, तो एक प्रयास तो धार्मिक हुआ, ये तो ठीक था। लेकिन धार्मिक प्रयास के साथ ही साथ में जो सामाजिक प्रयास हुआ है, समाज में सुधार करने का सामाजिक प्रयास हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो आधा ही रह पाया है ना। आधा किस आधार पर? कि समाज में कई प्रकार की उस समय रूढ़ियां व्याप्त थी, समाज में कई प्रकार के भेदभाव किए जाते थे, है ना। तो उस भेदभाव से तो इन्होंने बचाया, लेकिन आपस में जो विभिन्न वर्गों के लोग थे या जो नीची जातियों के लोग थे उनके साथ में उठना बैठना तो प्रारंभ हुआ, परंतु उनके साथ व्यवहार को आगे भी ले जाया जा सके या आगे निरंतर रखा जा सके उसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी। तो इसके लिए लोहिया का मानना यह था कि रोटी के साथ साथ बेटी वाले मोर्चे पर भी अब हमला होना चाहिए, मतलब सामाजिक तौर पर भी एक पूरा प्रयास होना चाहिए, तभी जाकर के समाज की रूढ़ियां समाप्त हो सकती है। रोटी के साथ साथ बेटी वाले मोर्चे पर भी हमला होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये 2
तो यहां पर धार्मिक और सामाजिक दो तो प्रयास तो ये हो गए। इस कुल मिलाकर के इन्होंने 4 प्रयास करने 4 प्रहार करने के बोले हैं समाज पर, जिससे कि समाज की रूढ़ियां समाप्त हो सके, जाति प्रथा समाप्त हो सके। तो 4 में से 2 तो कंप्लीट है ये, धार्मिक और सामाजिक। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने तीसरे हमले के रूप में वयस्क मताधिकार को चुना है। किसको? वयस्क मताधिकार को, कि राजनीतिक स्तर पर निचली जातियों के जो लोग हैं जिन्हें कम स्तर दिया, मतलब कि कम स्तर पर आका जाता है, या ऐसा समझिए कि जो निचली जाति के लोग हैं जिन्हें राजनीतिक स्तर पे या कहें कि राजनीति में कम अधिकार दिए जाते हैं, तो वहां पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वयस्क मताधिकार के अधिकार सबको प्राप्त हो, वयस्क मताधिकार वाला, है ना। तो वयस्क मताधिकार जब सबको प्राप्त होगा तो उसमें क्या होगा कि राजनीति में सभी लोग एक समान स्तर पर आ जाएंगे। तो इस व्यवस्था को लेकर के उन्होंने, राजकीय वयस्क मताधिकार को लेकर के उन्होंने समान अवसर की बात की है। किसकी? समान अवसर की, कि प्रत्येक समाज की प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। और जो चौथे अवसर की बात की है, कहें कि चौथे हमले की बात की है, वो कहा इन्होंने आर्थिक रूप से, कि प्रत्येक जाति में, एक समाज में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो नीची हो या ऊंची, कोई सी भी जाति हो, प्रत्येक जाति को आर्थिक रूप से समान बनाया जाना चाहिए, या कहें कि उसकी आर्थिक रूप से उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जाए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताएं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको अच्छे से पूरा कर सके, अपना जीवन स्तर उठा सके। ठीक है ना। अब वो कैसे उठाएगा? क्योंकि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। कैसे? जो मजदूर थे उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, या कहें कि जो कृषि योग्य जमीनें थी, जहां पर कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, उन जमीनों पर जहां से लाभ नहीं हो रहा है उनसे टैक्स खत्म कर दिया जाए, उससे लगान न ली जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति जमीन को जोत रहा है वो जमीन उसी के नाम कर दी जाए, है ना। तो जमीन पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए, जमीन पर जो, क्योंकि उस समय जो प्रथाएं लागू थी ना, जमींदारी वाली प्रथाएं, तो उन प्रथाओं को समाप्त करने की अति आवश्यकता थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास में हजारों एकड़ भूमि हुआ करती थी और फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर इन किसानों को, जो निचली जाति के लोग थे, इनको दे दिया करते थे, जिससे क्या होता था कि जो पिछड़ी हुई जाति के लोग थे, इनकी स्थिति पिछड़ी ही बनी रहती थी। वो सारा जो लाभ होता था, जो इसमें विशेष लाभ होता था, वो लाभ जमींदार के पास चला जाता था। तो इस कारण से लोहिया का स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज सुधार के इस क्रम में ये 4 प्रयास नहीं किए जाते, वो भी पूरी तरह से, तब तक समाज में सुधार लाना संभव नहीं है। वो समाज में सुधार तभी आ सकता है जब समाज से जाति प्रथा समाप्त हो। वो जाति प्रथा समाप्त करने के लिए ये 4 विशेष कदम उठाए जाना चाहिए, धार्मिक स्तर पर, या कहें कि धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। ठीक है ना। तो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो ये जो है धार्मिक और सामाजिक तो चलिए ठीक है, अब तक काफी हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर समान स्तर की बात करें, समान अवसर की, मतलब राजनीतिक स्तर पर, तो वो भी हमें संविधान दे चुका है, लेकिन आर्थिक स्तर पर आज भी पिछड़ी जातियों की स्थिति बहुत दयनीय नजर आती है। इस प्रकार से इसके अलावा उनका यह स्पष्ट मानना था कि जो निचली जाति के लोग हैं, राजनीतिक अवसर की अगर हम बात करें तो निचली जाति के जो वर्ग है, निचली जातियों वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या समाज में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में उनका स्थान बहुत नीचे होता है, भागीदारी बहुत कम होती है राजनीति में। तो राजनीति में जब तक इनकी भागीदारी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक ये पूरी तरह से अपने आप का जो अपना जीवन स्तर है उसको सक्षम नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए इनका स्पष्ट यही मानना था कि सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी स्थिति को दृढ़ बनाना होगा, तभी जाकर के समाज मतलब कि ये एक क्रम में आ पाएंगे, समाज के सभी स्तर समाज के सभी वर्ग एक क्रम में आ पाएंगे, और इनको एक क्रम में लाना बहुत आवश्यक है। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो ये स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक है, और जब इनका जन्म हुआ था, या कहे कि जब ये अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उस समय भारतीय स्त्री की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी। तो इन्होंने अपने कुछ विचार स्त्री की मुक्ति को लेकर के भी इन्होंने कुछ विचार दिए हैं। इनका मानना था कि देखिए लोहिया साहब जो थे ये स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनका कहना था कि भारतीय नारी एक द्रौपदी जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्रौपदी जैसी होनी चाहिए, जिसने कभी भी पुरुष के सामने मानसिक रूप से हार ना मानी हो, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति
मानसिक स्तर पर हार मान लेता है, वो किसी भी प्रकार से अपनी जीत प्राप्त नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। ये इसका स्पष्ट मानना था। तो इनका कहना यह था कि जब तक स्त्री अपनी मुक्ति के लिए स्वयं से, खुद से अपने प्रयास नहीं करेगी, तब तक इसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए ये कहते थे कि भारतीय नारी की जो स्थिति है वो द्रौपदी जैसी होनी चाहिए, जो किसी पुरुष के सामने कभी भी दिमागी रूप से हार स्वीकार ना करे। नारी को गठरी के समान नहीं बनना है, नारी को गठरी के समान नहीं बनना है, परंतु नारी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुषों को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले। मतलब सिंपल सा ये है कि नारी को ये किसी पर बोझ बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, जो कि उनके समय में हुआ करती थी। ये चाहते थे कि नारी भी पूरी तरह से स्वाभिमानी होने के साथ ही साथ में आत्मनिर्भर हो, किसी और पर इनकी डिपेंडेंसी ना हो। जो डिपेंडेंसी थी पुरुषों पर वो समाप्त हो जाए, है ना। तो ये प्रत्येक नारी को, भारतीय नारी को ये आत्मनिर्भर बनाने पर के ज्यादा समर्थक रहे हैं। और इनका स्पष्ट मानना था कि जब तक स्त्री आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक इसकी मुक्ति संभव नहीं है, या समाज में इसका स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। क्लियर है। हालांकि कुछ लोग ये मानते थे कि लोहिया साहब जो है आजीवन अविवाहित रहने के कारण उनके जो विचार थे वो अपूर्ण रह गए थे, वो विचार अपूर्ण थे, किंतु ऐसा ये सिर्फ उनके आलोचकों का कहना था। लेकिन लोहिया का मत ऐसा नहीं था। लोहिया ने हमेशा उन्होंने कहा था कि अगर कोई सामाजिक कार्य करता है जो सार्वजनिक कार्य कर रहा है, उसका विवाहित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि अविवाहित व्यक्ति अधिक अच्छे एक संगठित रूप से सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब उभर सकता है, अच्छे से कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद में जब उसका परिवार होता है तो परिवार के साथ में उसे एक हम की भावना, या कहें कि एक स्वार्थ पूर्ण भावना का जन्म होता है ना, जिससे उसका चरित्र एक तरह से भ्रष्ट हो सकता है, ऐसा लोहिया साहब का मानना था। तो इस भ्रष्ट चरित्र से बचने के लिए ही उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता को अविवाहित रहने को कहा था। अब इस बात को, इनके इस वाक्य को, अविवाहित रहने वाले वाक्य को आलोचकों ने इस प्रकार से लिया। उनका कहना था कि एक तरफ ये नारी मुक्ति की बात करते हैं, नारियों का समर्थन करते हैं, और दूसरे पक्ष में ये नारी को एक अभिशाप बताते हैं कि विवाहित नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका मत यह नहीं था कि सिर्फ पुरुषों को विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मत यह था कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। यह वाक्य उनका दोनों के लिए था, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। ठीक है। तो उनका ये जो वाक्य है अंतिम वाला, मतलब कि ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ये अविवाहित रहने की बात करते थे। तो ये वाक्य सभी आलोचकों की आलोचनाओं को जो है गलत साबित कर देता है। ठीक है। उनके किसी भी वाक्य से कभी भी महिला वर्ग के प्रति अपमानजनक तथ्य कभी भी सामने नहीं आया। अर्थात ये हमेशा से महिलाओं के उद्धार की ही चर्चा करते थे, उद्धार की बात करते थे। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है समाजवाद को लेकर के, कि लोहिया के समाजवाद को लेकर के क्या विचार थे। तो लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि हमें हिंदुस्तान में जिस समाजवाद की कल्पना को साकार करना है, मतलब कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार का समाजवाद लाना है, वो समाजवाद हमारा खुद का होना चाहिए, मतलब कि भारतीय परिस्थितियों से प्रभावित होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय में यूरोप का अत्यधिक प्रभाव था भारत पर। भारतीय जो हमारी सभ्यता थी या भारतीय जो समाज थी उस पर यूरोप का अत्यधिक प्रभाव था। तो इस कारण से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो जिस समाजवाद की हम कल्पना कर रहे हैं या जो समाजवाद हम भारत में लाना चाहते हैं वो समाजवाद यूरोप से प्रभावित हो। और ऐसा कुछ दार्शनिक चाहते भी थे। जो दार्शनिक यूरोप की सभ्यता को पसंद करते थे वो चाहते भी थे कि बाद में जो समाजवाद आए वो समाजवाद कहीं ना कहीं यूरोप जैसा ही होना चाहिए, दिखने में उसके जैसा ही लगना चाहिए। लेकिन लोहिया साहब का स्पष्ट मानना था कि हमारे भारत की जो परिस्थितियां हैं और भारत का जो इतिहास रहा है, हमारा समाजवाद भी उन परिस्थितियों और इतिहास से प्रभावित होना चाहिए, ना कि यूरोप के समाजवाद से। इसलिए ये एक ऐसे समाजवाद की कल्पना करते थे जो समाजवाद सिर्फ और सिर्फ हमारा हो और हमारी परिस्थितियों से प्रभावित हो, और जो समाजवाद हमारे इतिहास और परिस्थितियों से प्रभावित होगा वही समाजवाद हम भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण और एक अच्छा समाजवाद हो सकता है। उन्होंने समाजवाद को लेकर के कहा भी था, उन्होंने अपने शब्दों में ही कुछ लिखा था। दोस्तों उनकी एक टिप्पणी थी कि हिंदुस्तान के समाजवाद का अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट देखकर खड़ा किया जाए।
हिंदुस्तान के जो समाजवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समाजवाद को भारत का जो आध्यात्मिक और भौतिक जो दोनों परिस्थितियां हैं, ये जो दोनों जो वैचारिक पुट हैं, उनको देख करके खड़ा किया जाए। इस वाक्य का मतलब क्या हुआ कि भारत में जिस समाजवाद की आप बात कर रहे हैं ना, वो समाजवाद भारतीय आध्यात्म से प्रभावित होना चाहिए, वो भारत की जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होना चाहिए। ये नहीं कि फिर से खिचड़ी पकाई जाए। खिचड़ी पकाई जाए का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि कुछ परिस्थितियां भारत की हो और कुछ परिस्थितियां यूरोप की उठा करके और मिक्स करके खिचड़ी बना करके फिर से परोस दी जाए और फिर से वो समाजवाद भारत के लिए फिर से अभिशाप बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे आधार पर हमारे समाजवाद को खड़ा होना चाहिए जिससे उसे मनुष्य के इन दोनों तत्वों की सहायता मिल सके, दोनों तत्वों की, अध्यात्म की, भारतीय अध्यात्म की और भारतीय भौतिक परिस्थितियों की, है ना। भौतिक परिस्थिति के अंतर्गत यहां पर इतिहास भी आ चुका है। तो ऐसी परिस्थितियां सम्मिलित होना चाहिए हमारे समाजवाद में जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सहायक बन सके। क्लियर है? इस प्रकार दोस्तों ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला कंसेप्ट, ये टॉपिक जो था हमारा क्लियर होता है। मैंने इस प्रारंभ में बताया छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विचारों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आने वाला है जो नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे, जयप्रकाश नारायण पर। और जयप्रकाश नारायण के थोड़ा सा सेशन इसका लगभग 1 घंटे के समथिंग चलेगा, क्योंकि इनके जो विचार हैं थोड़े से मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा क्षेत्रों में विचार अपने व्यक्त किए हैं, जैसे क्रांति को लेकर के किए हैं, या सर्वोदय, है ना, सर्वोदय को से संबंधित कुछ विचार है इनके, लोकतंत्र को लेकर के कुछ विचार है, क्रांति को लेकर के कुछ विचार, समग्र क्रांति को लेकर विचार है। तो इस प्रकार से इनके कुछ विभिन्न विचार हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम एक ही लेक्चर में देख लेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है दोस्तों, इसमें मुश्किल से 4-5 लेक्चर इसके अंदर और आएंगे। इसके साथ ही हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू।